Let's start GS फाउंडेशन हिस्ट्री क्लास। तो आज एज यू नो 24 अगस्त है और आज मंडे है और मंडे ट्यूसडे वेडनेस के अकॉर्डिंग हम शुरुआत करने जा रहे हैं हिस्ट्री में हम मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री पे हैं। उनमें हम मुगल एम्पायर पढ़ रहे हैं। मुगल एम्पायर में हम पढ़ चुके हैं बाबर, हुमायूं, अकबर। अब समय है अकबर के पुत्र जहांगीर को पढ़ना। बीच में 15 साल में जो सूर डायनेस्टी आया, हम सूर साम्राज्य को पढ़ चुके हैं। तो अब क्या पढ़ना है हमें? जहांगीर। जरा गौर फरमाइए। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। बचपन का नाम सलीम। गद्दी पर बैठा नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी के नाम से। बचपन में अकबर अपने इस पुत्र को क्या कह के पुकारता? शेखू बाबा। पॉपुलरली किससे हुआ? जहांगीर। और जहांगीर का अर्थ क्या होता है? जहां का मालिक। यानी जहां का मालिक। गिर मतलब मालिक। राहगीर, डैश 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 बहुत सारे हैं। यानी जहांगीर जहां का मालिक। आइए अब हम शुरुआत करें। संदर्भ तो आप समझ गए, जहांगीर पे फोकस्ड होगा। मुगल साम्राज्य में चौथे पीढ़ी का यह बादशाह है जिसका नाम है नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। इसी पूरे नाम से वह गद्दी पर बैठा, पॉपुलरली नोन जहांगीर, जिसका अर्थ पूछ चुका है। जहांगीर मतलब जहां का मालिक। अब आइए, गद्दी पर बैठने से पहले यह किस नाम से जाना जाता? सलीम। अकबर अपने इस पुत्र को क्या कहकर पुकारता था? शेखू बाबा। जहांगीर का नाम सलीम क्यों पड़ा? यह सवाल। तो याद रखें, फतेहपुर सीकरी की पहाड़ी पर स्थित सलीम चिश्ती नामक सूफी संत के आशीर्वाद से जोधाबाई के गर्भ से अकबर का यह पुत्र पैदा हुआ। सलीम चिश्ती की दरगाह में ही, दरगाह नहीं बोलेंगे, आश्रम, खानगाह में। अतः सलीम के नाम पर इसका नाम सलीम रखा गया। अकबर प्यार से शेखू बाबा कहता। यह अकबर का इकलौता जीवित पुत्र था। एक और हुआ शहरयार, और शराब ज्यादा पीने की वजह से मर गया। तो ये एकमात्र जीवित पुत्र जहांगीर। पॉइंट क्लियर? अब अगले पॉइंट पर आइए। जैसा कि हम आप समझ रहे हैं, जहांगीर का समय, तो जहांगीर का समय आता है 1605 AD से 1627 AD। ये इसका रूलिंग पीरियड है। बर्थ कब है इसका? तो 1569 AD ये इसका बर्थ है। 1569 ये इसका बर्थ है, ये ध्यान रखना है। तो देखा जाए तो गद्दी पर कितने साल में बैठा? 31 और 5 36 वर्ष की उम्र में। मरा कब? तो अब इसमें 22 साल और जोड़ दीजिए। नहीं, 36 और 22 58 साल की उम्र में डेथ कर गया। तो उससे कोई मतलब नहीं है। 36 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा। चलिए, ये पैदा कब हुआ, कहां हुआ, ठीक है। अब जहांगीर के बारे में बात होगी कि इसका मां का क्या नाम था? मदर। तो हरखाबाई। हरखाबाई को ही आप क्या कहते हैं? जोधाबाई। फ्रॉम आमेर यानी जयपुर। यही कहते हैं ना, आमेर यानी जयपुर। तो ये
पॉइंट क्लियर। अगर हम वाइफ का जिक्र करें तो वाइफ तो 4 थी, उसमें से एक वाइफ जोधाबाई फ्रॉम जोधपुर मारवाड़, डॉटर ऑफ मोटा राजा उदय सिंह। राठौड़ राजपूत, ठीक है ना। और जैसा कि आप जानते हैं जो जोधाबाई है वो कौन सी थी, कछवाहा। राजपूत कछवाहा थी। तो ये है टाइटल, टाइटल दिया गया जगत गोसाई। ठीक है, ध्यान रखना, जरा गौर से समझिए। जहांगीर की मां जो है हरखाबाई है उर्फ जोधाबाई है, आमेर जयपुर से बिलोंग करती है। जयपुर आमेर के राजा भारमल यानी बिहारी मल की पुत्री है। युद्ध कला में बहुत निपुण थी, तो नाम पड़ा योद्धाबाई, जो घिसकर हो गया जोधाबाई। ये कौन से राजपूत घराने से थी, आमेर से। कौन सी डायनेस्टी, कौन सा राजपूत, तो बोलेंगे कछवाहा राजपूत। तो ये कछवाहा राजपूत से थी। पॉइंट क्लियर। तो मां को आपने देखा क्या थे, ये समझ में आ गया। अब जहांगीर का जो शादी होगा तो 4 बीवियों का जिक्र आता है। उसमें एक बीवी जो है जोधाबाई है, यानी मां का नाम भी जोधाबाई और वाइफ का नाम भी जोधाबाई। 2 अलग स्त्री है। मां तो कभी बीवी नहीं होगी और बीवी कभी मां बन नहीं सकती। आध्यात्मिक रूप से उसे मां मान लीजिए, वो अलग बात है, रामकृष्ण परमहंस की तरह मां बन नहीं सकती। तो अगर बीवी भी जोधाबाई है, मां भी जोधाबाई है, तो डेफिनेटली कोई 2 महिलाएं होंगी। बिल्कुल। तो मां के बारे में तो जान लिया। इस तरह से जहांगीर की जो मां है जोधाबाई, जो कछवाहा राजपूत है, तो सवाल ये, वह मुगल बादशाह कौन था या वह मुगल शहजादा कौन था जिसकी रगों में कछवाहों का खून बहता था, रक्त बहता था? जहांगीर। अब आइए, जहांगीर की 4 पत्नी में से एक पत्नी का नाम ही है जोधाबाई, जो जोधपुर से आई। और जोधपुर इज कैपिटल ऑफ मारवाड़, यानी मारवाड़ से आई, यानी जोधपुर से आई, नाम भी है जोधाबाई। अब जोधाबाई को टाइटल क्या दिया जहांगीर ने, जगत गोसाई। सबसे ज्यादा उसी को प्यार करता था, ऐसा मान के चलिए, बाद में बदल गया। अब जोधाबाई जो आई एज ए वाइफ ऑफ जहांगीर, तो वो किस घराने से थी, राठौर वंश से थी। समझ में आई बात? ठीक है। जहांगीर और जोधाबाई से एक संतान हुआ जिसका नाम था खुर्रम। बेटा हुआ खुर्रम। ये खुर्रम बड़ा होकर के बड़ा बादशाह बना और आप उसे कहते हैं शाहजहां। तो शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम था। अब जरा समझिए, शाहजहां के लिए एक सवाल उठा लेते हैं, क्योंकि शाहजहां की मां जोधाबाई है, शाहजहां की दादी जोधाबाई है, अकबर नहीं, अकबर की वाइफ जोधाबाई है, और अकबर की पुत्र वधु जोधाबाई है। जहांगीर की मां भी जोधाबाई है, जहांगीर की वाइफ भी जोधाबाई है। शाहजहां की मां, ठीक है, जोधाबाई है, और दादी भी जोधाबाई है, पर ये 2 औरतें हैं। समझ में आई बात? अब आइए, शाहजहां के लिए सवाल बिल्कुल वैसे ही जैसे जहांगीर के लिए था। क्या? तो सवाल,
वह मुगल शहजादा कौन था जिसकी रगों में राठौरों का खून बहता था? शाहजहां यानी खुर्रम। पॉइंट क्लियर हुआ ना? तो यहां तक आप आ गए। चल, अब जरा हम पर्सनल बात करें जहांगीर की। फिर जहांगीर के हम संतान और वाइफ के बारे में बात करेंगे। वहीं से ढेर सारे सवाल हैं, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है ना? ध्यान से। यहां तक तो अंडरस्टैंडिंग आ गई ना बेटा? यहां तक अंडरस्टैंडिंग आ गई? समझ होना जरूरी है, इसे मिटाया जाए। अब जो मैं कह रहा हूं गौर से सुनेंगे, लेकिन एक सेकेंड मतलब 10 सेकेंड जरा रुकिए। अरे अभी से बड़ा वेलकम बैक। गौर से सुनेंगे जहांगीर के बारे में। पिता क्लियर, मां क्लियर, एक वाइफ क्लियरेंस मिल गया, एक बेटा शाहजहां का भी क्लियरेंस आपको मिल गया। अब हम 4 बीवियों से जिक्र करने से पहले जहांगीर के कुछ पर्सनल बातों पर ध्यान देंगे। ध्यान दें, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी। ही रोट हिज ऑटोबायोग्राफी सेल्फली। ऑटो लग गया तो सेल्फली हो गया, तो ही रोट ऑटोबायोग्राफी। नेम जहांगीर नामा, बट एक्चुअली तजूके जहांगीरी। वो तजूके बाबरी था, ये तजूके जहांगीरी कहलाता है, नोन एज जहांगीर नामा। ठीक है? तो याद रखिएगा, इसने भी वही नाम रखा, तजूक ए जहांगीरी, जैसे बाबर ने तजूक रखा था। तो तजूक ए जहांगीरी, तजूक एक्चुअली बाबर ने तो रखा नहीं था, वो तो डायरी लिखता था। उसको कन्वर्ट करके हम लोगों ने कहा कि ऑटोबायोग्राफी। तजूके इसलिए लगा दिया कि तुर्की भाषा में तजूक का मतलब आत्मकथा होता है, जो खुद लिखे। तो इसीलिए जहांगीर के किताब में तजूक ए जहांगीरी लिखी है, जिसे जहांगीर नामा भी कहते हैं। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी तजूके बाबरी, सॉरी तजूके बाबरी के नाम से, लेकिन एक्चुअली क्या था आप भी जानते हैं। अब अगला है, जहांगीर ने भी अपनी पुस्तक लिखी तजूके जहांगीरी के नाम से। ठीक है? अब आइए, ध्यान देना है, फारसी में लिखी गई। ठीक है? अब सवाल, सवाल सुनिए। कितने मुगल बादशाह हुए जिन्होंने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी? हाउ मेनी टोटल मुगल एम्पायर दैट रोट, ठीक है, हिज ऑन ऑटोबायोग्राफी? ओनली 2। द वन इज बाबर, तजूके बाबरी। सेकेंड इज जहांगीर, तजूके जहांगीरी, यानी जहांगीरनामा। ओनली 2। पॉइंट क्लियर? कोई तीसरा नहीं। अब आइए, सवाल बदलते हैं। कितने ऐसे मुगल बादशाह हुए जिनकी आत्मकथा लिखी गई? देयर आर 3। द वन इज बाबर, सेकेंड इज जहांगीर, जो खुद लिखा,
एंड द थर्ड वन इज हुमायूं। हुमायूं ने अपनी आत्मकथा खुद नहीं लिखी, बहन गुलबदन बेगम ने लिखी। तो आत्मकथा तो 3 है, ऑटोबायोग्राफी 2 है, आत्मकथा 3 है। सो देर आर 3 मुगल एम्पायर हैज देयर बायोग्राफी, 2 हैज ऑटोबायोग्राफी, 1 हैज बायोग्राफी। 2 खुद लिखा, 1 उसकी बहन ने लिखा, हुमायूं का। तो ये क्वेश्चन का सिम्टम्स है, समझिएगा। एक पॉइंट क्लियर। दूसरे नंबर पे आइए। जहांगीर शराब का शौकीन यानी ड्रंकन मैन था, ड्रंकर था, खूब शराब पीता, अपना एक लीवर डैमेज कर लिया था। कोई चीज खाते हैं तो क्या डैमेज होता है, गलत खाते हैं लीवर। और जब कोई चीज पीते हैं, पीते इन द सेंस सिगरेट वगैरह, तो लंग्स, सांस का संबंध लंग्स से है, डाइजेशन का संबंध लीवर से है। तो शराब तो मुंह से पी जाती है तो लीवर डैमेज होगा। तो 1 लीवर मतलब कि बहुत कमजोर आदमी हो गया जहांगीर शराब पीकर। तो वो शराबी है। क्वेश्चन आता है यूपीएससी में, ये एडिक्ट था ओपियम का, नशा करता था, ओपियम खाता था, अफीम, ओपियम अफीम खाता था, ठीक है। और इस तरह से वो ड्रगिस्ट भी है, इससे भी उसका शरीर डैमेज है। तीसरा, ये शख्स बहुत बड़ा गैम्बलर, जुआरी था, पैसे का जुआ खेलता था। देखा कितने बड़े बड़े अवगुण हैं। जहांगीर का पिता 1000 चीता पाल के रखा था, बाघ और हाथी की लड़ाई का शौकीन था। तो बाप चीता पालता था, अब बेटवा जहांगीर कुत्ता पालने का शौक रखता था। तरह तरह के कुत्ते इसके पास थे। और मुझे लगता है कि जितने सारे कुत्ते, मेरे बेटे को सारे कुत्तों की नस्ल के बारे में पता है, मुझे तो नहीं पता है। तो भारत के इतिहास में 3 ऐसे राजा महाराजा हुए जो मेरे नॉलेज में है, जो कुत्ता पालने का शौक रखता था। एक तो जहांगीर जो कुत्ता पालने का शौकीन था, एक सिंध का राजा दाहिर जिसके ऊपर मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया, कुत्ता पालने का शौकीन था। जितने भी विदेशी उसके दरबार में आते, भेंट स्वरूप वो कहता कुत्ता लेके आना। पूरी दुनिया के नस्लीय कुत्ते उसके पास होंगे। और तीसरा जो कुत्ता पालने का शौक रखता, वो आजाद भारत से ठीक पहले जो जूनागढ़ रियासत थी गुजरात में, जूनागढ़ रियासत का जो राजा था वो कुत्ता पालने का शौकीन था। तो 3 भारतीय इतिहास में कुत्ता पालने का शौकीन था। अब समझ में आ गई बात? तो ये याद रखना है। अब और आगे, हाँ, इन सब के बावजूद जो जहांगीर था, ही वॉज ए ग्रेट आर्टिस्ट, बहुत बड़ा चित्रकार था, पेंटर था। और इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी पेंटिंग के बारे में कि वो दावा करता है अपनी किताब तजुके जहांगीरी में, कहता है कि मेरे एब्सेंस में, जब मैं ना रहूं, कई अलग अलग चित्रकार एक पोर्ट्रेट बनाए, हाथ कोई बनाए, पैर कोई बनाए, आंख कोई बनाए, सिर कोई बनाए, ठीक है, कोई भी कुछ बनाए, जितने भी चित्रकार हैं, जिसको जो बनाने, कोई पेड़ पौधे बनाए, कुछ भी, एक पोर्ट्रेट बनाए, डिफरेंट आर्टिस्ट मिलके, और कंप्लीट कर ले। जब मैं आऊंगा तो मैं बता सकता हूं कि इस आर्ट का कौन सा हिस्सा किस चित्रकार ने बनाया है। इतनी अंडरस्टैंडिंग थी। बहुत सिंपल बात है। जैसे मेरे 2 पुत्र हैं, दोनों की हैंडराइटिंग अलग है और मैं दोनों को पढ़ाता हूं। अब वो किसी पन्ने पर दोनों मिलके हैंडराइटिंग 10 लाइन लिख के लाए, तो मुझे मालूम है किसकी हैंडराइटिंग क्या है। तो मैं बिना देखे बता सकता हूं कि ये शुरू के 4 लाइन रामेंद्रा ने लिखे हैं और आखिरी के 5 लाइन जो है रुद्रा ने लिखे हैं। तो ऐसे चित्रकारों की चित्रकला को भली भांति जानता था। तो उसे मालूम है कि किसकी कलम, कुची, ब्रश कैसे चलती है। तो ये याद रखिए। तो ये दावा कौन करता है? जहांगीर। अर्थात ध्यान से सुनिएगा, 3 पॉइंट और, 3 पॉइंट और। मुगल चित्रकला का गोल्डन एरा, मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर का काल है। कौन सा मुगल बादशाह हुआ
जो बहुत बड़ा चित्रकार था, जहांगीर है, हुमायूं है, लेकिन ये एक बड़ा नाम है। अब मुगल चित्रकला कैसी थी? क्या दरबारी चित्रकला थी? बिल्कुल नहीं। मुगल चित्रकला में दरबार का चित्र, शिकार का चित्र, हस्तशिल्प का चित्र, गांव घर का चित्र है, खेती का चित्र है, हस्तशिल्प के बारे में चित्रांकन है, कुएं पे भरती हुई, जो पानी भरती हुई नारियां हैं, हलवाहा है, हल है जो ठीक कर रहा है, घोड़े के, बैल के पैर में जो है ठोक रहा है, पत्थर ये ठोकते हैं ना लोहा ताकि चले, तो ये सब चीज़ों का चित्रांकन है, ये चीज़ है। तो याद रखिएगा, मुगल चित्रकला समग्र चित्रकला है। मुगल चित्रकला में सबसे ज़्यादा प्रयोग किस रंग का किया गया है? फिरोजी रंग का प्रयोग सर्वाधिक किया गया है। ठीक है, याद रखिए। किस मुगल शासक के समय चित्रकला के पोर्ट्रेट पे किनारों को सजाने का काम ज्यादा हुआ? डेकोरेशन ऑफ बॉर्डर्स ऑफ पेंटिंग्स, शाहजहां का काल, ये याद रखिए। पॉइंट हमारी समझ में आई बात? तो चित्रकला के ऊपर जहांगीर से ये, और ध्यान देंगे तो जहांगीर अच्छा चित्रकार था, ये पॉइंट हो गया आपका। तो चित्रकला की अच्छी समझ थी ये थी। ही हैड ऑन प्राइवेट आर्ट गैलरी। जहांगीर जब युवराज था तभी से चित्रकला का शौक था, और सलीम कहलाता था तो सलीम का अपना निजी चित्रशाला थी, प्राइवेट आर्ट गैलरी थी। ये ध्यान में रखना। पॉइंट क्लियर? तो ध्यान में रखेंगे आप। चलिए, तो ये है चित्रकला। तो चित्रकार है, ऑटोबायोग्राफर है, अपनी आत्मकथा लिखा है, अफीमची है, जुआरी है, शराबी है, कुत्ता पालने का शौक है, ये सब उसके खाते में दर्ज होता है। सवाल है, अब इससे आगे निकलें। अब हम बात कर रहे हैं जो मुगल है जहांगीर। जहांगीर की कितनी बीवियों का जिक्र है? और क्या सवाल है? हाँ, इसकी 4 बीवियों का जिक्र है। चारों सवाल लेके आती है। एक तो मैंने बता दिया, जगत गोसाई यानी जोधाबाई फ्रॉम जोधपुर मारवाड़ राठौर वंश, और ये शाहजहां की मां बनी। क्लियर? ये है आपका, इसको साइड कर दीजिए। दूसरी पत्नी के संदर्भ में बात करें, ये जो राजपूताना में उदयपुर राज्य है, जहां पे सिसोदिया वंश के राजपूत शासन करते थे, वहां की एक राजकुमारी से इसकी शादी हुई। याद रखिएगा, राजकुमारी से शादी हुई। और हां, उस राजकुमारी का नाम का जिक्र इतिहास में नहीं मिलता, ठीक है, लेकिन थी, ये है। तो 2 हो गई। तो दोनों जो है हिंदू राजपूताना फैमिली में ब्याही गई। अब आई तीसरा का संदर्भ बताता हूं। ये जो तीसरा हमारा राजपूताना राज्य है, अच्छा, उदयपुर को क्या कहते थे? मेवाड़। सिसोदिया राजपूत, मेवाड़। उससे कौन बच्चे हुए उसका भी जिक्र नहीं है इतिहास में। दूसरा मारवाड़, राठौर, जोधपुर, 2 हो गए। राजपूताना का एक तीसरा जो बड़ा राज्य था, वह राज्य है आमेर, जहां से जोधाबाई ऑलरेडी अकबर की वाइफ बनी, हरखाबाई। अब अगली पीढ़ी में आइए, तो अगली पीढ़ी में जो जोधाबाई का भाई है भगवान दास, जो अकबर के दरबार में नवरत्न है, भगवान दास के 2 संतान। भगवान दास के बेटे का नाम मान सिंह और भगवान दास की पुत्री का नाम मानबाई। तो भगवान दास की पुत्री मानबाई की शादी जहांगीर से, 2 पीढ़ी का रिश्ता हो गया जहांगीर से। अब आई, तो जहांगीर की एक बीवी मानबाई है, जो आमेर कछवाहा भगवान दास की बेटी है। जहांगीर और मानबाई से संतान होता है, एक संतान है, इसका नाम है खुशरव। याद रखिएगा, कितने संतान है? एक। नाम क्या है? खुशरव। अब जरा गौर फरमाइए, खुशरव जो है बड़ा होता है, थोड़ा सा 16, 17, 18 साल का है, और वो जहांगीर के खिलाफ बगावत कर देता है, अपने पिता के खिलाफ बगावत करता है। और ध्यान देना है, मान सिंह भी नवरत्न में शामिल है अकबर के समय, और जहांगीर के समय में भी मौजूद है। ये 1606 में, अगले ही साल 1605 में गद्दी पर बैठता है, 1606 में
जो है बगावत कर देता है। बगावत करता है तो देखिए बगावत में उसके पीछे कौन है। बगावत में उसके पीछे पूरा सह दिया जा रहा है बैक सपोर्ट मामा मान सिंह के द्वारा। बात समझाई? मान सिंह। चलिए अब अगले पॉइंट पर आइए। तथा खुसरव को सपोर्ट मिला सिख धर्म के पांचवें गुरु अर्जन या अर्जुन देव का। इनका सपोर्ट मिला तो अर्जुन देव को जहांगीर ने पकड़कर फांसी दे दी। तो पांचवें गुरु अर्जुन देव की हत्या फांसी किसने दी? जहांगीर ने दी। पॉइंट क्लियर? चलिए यहां तक आप आ गए। अब अगले पॉइंट पर आइए। और जो छठे गुरु थे हरि राय, हरि राय को उन्होंने ग्वालियर के जेल में अरेस्ट करके रखा और बाद में दोस्त बना के अपने ढाल के तौर पे कश्मीर ले जाएगा ताकि रास्ते में सिख वाले कुछ कर ना पाए। समझ में आई बात? चलिए बेटे का क्या किया जहांगीर ने? तो जो खुसरव ने बगावत की थी, बेटे को पहले माफी दे दिया कि चलो गलती किया, समझा बुझा के माफी दे दिया। लेकिन खुसरव माना नहीं, तेवर ढीले नहीं पड़े, फिर शायद कोई अटेम्प्ट किया। तब जहांगीर ने उसे जिंदा भरे दरबार में गरम सलाखें, लोहे को गरम कर, सलाख मतलब आयरन होता है, लोहे को गरम सलाखें यूं देखिए आंखों में डाल करके आंखें निकाल। तो अपने इस बेटे को जहांगीर ने भरे दरबार में आंख निकलवा दिया और बिना आंख के रहा। तो ये ध्यान में रखना है, ये खुसरव के साथ हुआ। अब जरा सोचिए, भारतीय संस्कृति राजनीति अपनी जगह, मान बाई जो मां है उस पर क्या गुजरेगा? बहुत कुछ गुजरा। मान बाई इस हृदय विदारक घटना को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं थी। और आप जानते ही हैं जो जहांगीर है वो अफीम खाया करता था। तो मान बाई ने घर में अफीम रखे होते थे, अफीम की ज्यादा मात्रा सुसाइड करने के ख्याल से ली और वाकई में चल बसी, अफीम खाकर। सवाल, वह मुगल रानी जो अफीम खाकर आत्महत्या की, मान बाई, सवाल बन गया आपका। तो ये ध्यान में रखना है। तो ये भी एक सवाल है। तो बीवी एक, बीवी दो, बीवी तीन, तीन बीवियों का जिक्र हो गया। बीवी नंबर 4 की ओर हम अग्रसर होंगे। अब चौथे बीवी का जिक्र होगा। ठीक है, 3 राजपूत घराने से है, एक मुस्लिम बीवी का जिक्र है, तो उसके बारे में बात करते हैं आपसे। नेक्स्ट बेटा, जहांगीर की चौथी बीवी जो है, जिसका नाम मेहरुनिशा था। मेहरुनिशा जहांगीर की बीवी बनने से पहले जहांगीर की गर्लफ्रेंड थी, प्रेमिका रह चुकी थी। याद रखिएगा, जहांगीर के लिए एक क्वेश्चन आता है, उसको समझ लीजिए। अफिमची, जुआरी, शराबी ये सब होते हुए जहांगीर अक्सर हरम की स्त्रियों के साथ अनैतिक संबंधों की वजह से चर्चा में रहता, ऑलवेज इन न्यूज एज ए बैड न्यूज। यानी जहांगीर जो था, अपनी बीवी के रहते हुए भी, गर्लफ्रेंड के रहते हुए भी, हरम में जो अन्य स्त्रियां होती, जो दूर के रिश्ते में उसकी होती थी, हरम में कोई उसकी लड़की, कोई उसकी लड़की, चाची, भौजाई, जो भी हो, उन सब से भी रिश्ते में रहता था, रिलेशन रखता, कॉपुलेट करता। तो ऐसे ही सवाल यूपीएससी दागा हुआ है, वह मुगल शहजादा कौन था जो हरम की स्त्रियों के साथ नाजायज यानी अनैतिक इमोरल रिलेशनशिप में रहता? जहांगीर है, सलीम है। तो याद रखिएगा, मेहरुनिशा नाम की एक लड़की, इसकी गर्लफ्रेंड थी
और मेहरुनिशा की शादी, जब अकबर को पता चला कि ये मेरा बेटा बर्बाद है और ये लड़की भी बहका दी, हाँ बहकावा तो खैर था ही, दोनों थे, तो अकबर ने मेहरुनिशा के पिता से बात करके मेहरुनिशा की शादी अली कुली बेग नाम के, जिसका टाइटल शेर अफगान था, जो एक अफगानी सेनापति था अकबर की सेना में, उसके साथ शादी कर दी। और फिर ये पोस्टिंग भी अकबर ने अली कुली बेग का बंगाल में कर दिया कि दूर रहे। वो परिवार को लेके चला गया। पर जब अकबर 1605 में डेथ कर गया, तो जहांगीर का वो पुराना प्यार फिर से परवान चढ़ने की स्थिति में आ गया। इसने अली कुली बेग को बंगाल में ही मरवा दिया। अब वो बेवा विधवा बनकर फिर आगरा अपने माता पिता के पास शाही दरबार में लौट आई और लाई अपने साथ एक प्यारी सी बिटिया को, लाडी को, जो अली कुली बेग से हुई थी। यहां आकर के फिर जहांगीर से मिलना जुलना शुरू हुआ और मोहब्बत फिर परवान चढ़ा। अब जहांगीर ने इस मेहरुनिशा से शादी कर ली और मेहरुनिशा से शादी कर ली 1611 में। तब वो कितनी उम्र का है? 6 वर्ष और जोड़ दीजिए, 36 में, 42 वर्ष की उम्र में शादी किया। किससे? मेहरुनिशा से। और मेहरुनिशा को शादी करने के बाद उसे एक खिताब, टाइटल दिया, नूर महल, यानी तुम इस महल की रोशनी हो। लेकिन तुरंत उसको लगा ना, तो टाइटल बदल के दे दिया नूर जहां, यानी तुम जहां संसार की रोशनी हो। समझ में आई बात? तो नूर जहां टाइटल दिया। तो नूर जहां ही चौथी बीवी है, जिसका एक्चुअल नेम मेहरुनिशा है। पॉइंट क्लियर? अब आइए मेहरुनिशा को जरा समझते हैं। समझिए, जो मेहरुनिशा है उसके खानदान को समझना जरूरी है, वरना अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। सवाल है, उसके खानदान के पास सवाल पड़े। मेहरुनिशा का पिता का नाम है, जनरली हम कहते हैं उसे एतमा दौला, ठीक है? वैसे नाम है मिर्जा गियास बेग। तो मिर्जा गियास बेग उर्फ एतमादुल्ला। मिर्जा गियास बेग फारस, ईरान के राज दरबार में रहता था, पर वहां पर बगावत हो जाने की वजह से अपने परिवार की सुरक्षा को ध्यान में लेकर वो वहां से निकल लिया। मिर्जा गियास बेग, उसकी पत्नी, गियास बेग की पत्नी, जो उस वक्त प्रेग्नेंट थी, जिसका नाम था अशमत बेगम। तो अशमत बेगम वाइफ और मिर्जा गियास बेग हस्बैंड, वाइफ हस्बैंड, और उसके 2 संतान थे। आसफ खान एक बेटा और दूसरे बेटे का कुछ नाम है, तो 2 बेटे, और प्रेग्नेंट थी ऑलरेडी। तो समझा जाए तो 5 वो लोग वहां से निकले। रास्ते में चांदनी रात में मरुस्थल क्षेत्र में प्रसव वेदना हुई अशमत बेगम को, लेबर पेन, और एक बेटी को जन्म दी। उस तूफानी रात में, चांदनी रात में, मरुभूमि में अपनी इस बेटी को जन्म दी और बेटी का नाम रखा मेहरू निशा। निशा मतलब चांद भी और निशा मतलब रात भी, और मेहरू का मतलब मरुभूमि, मरुस्थल, यानी रेगिस्तान की चांद, ये नाम रखा। आप भी जानते हैं, एक स्त्री थी, लॉकडाउन भारत में कोरोना में चल रहा था, मार्च या अप्रैल के महीने में, और वो अपने गांव मध्य प्रदेश जा रही थी। ट्रेन में ही बच्चे हो गए। बच्चे का नाम भी रखी लॉकडाउन, तो बच्चे का नाम लॉकडाउन रखा गया है, ठीक है ना? तो ये चीज़ है। कोई क्वारंटाइन भी रखेगा, कोई कोविड-19 भी रखेगा, और रखा ही होगा। तो ये बात समझ में आ गई? अब आई, तो इसका नाम पड़ा मेहरुनिशा। अब ये सब आगरा आए, अकबर के दरबार में आए, गुजारिशें की, और दूर के ये लोग रिश्तेदार लगते थे, तो इनको नौकरी पर रख लिया गया। तो मिर्जा गियास बेग अकबर के दरबार में मनसबदार हो गए
और समय के साथ इनको जो है मिला क्या, एक ओहदा। ओहदा का नाम होता एतमादुल्ला। एतमादुल्ला यानी जस्ट लाइक ए वजीर, वजीर का पद मिला एतमादुल्ला, इसलिए इसका दूसरा नाम है एतमादुल्ला। मिर्जा गियास बेग उर्फ एतमादुल्ला, ये याद रखिएगा। अब आइए, ये हुआ एतमादुल्ला नूर जहां की मेहरुनिशा के पिता। भाई एक आसफ खान। अब मां आई, मां है अशमत बेगम। अशमत बेगम जो है वो एक खास कला, आर्ट सीख कर आई थी भारत। क्या? एक शब्द है पिटरा ड्यूरा, लैटिन वर्ड है। इंग्लिश में कहते हैं स्टक्को आर्ट, और बेटा हिंदी में कहते हैं पच्ची कारी। एक ऐसा आर्ट जब किसी मकान के, चर्च के छत में, सीलिंग्स में आप कशीदाकारी करते हैं, छेनी से कटिंग करके एक फूल वूल का डिजाइन देते हैं, ज्योमेट्रिकल फ्लावर डिजाइन देते हैं, और उस डिजाइन में आप कीमती पत्थर, कलरफुल स्टोन, जेम्स से उसको भर देते हैं, पैच वर्क करते हैं, या सोने चांदी के वाटर कलर से यानी मेटलिक कलर से उसको कलरफुल करते हैं। तो आप इस कला को सिर्फ सीलिंग, छत पे ही नहीं, दीवारों पे, वॉल पे भी करते हैं। तो इस तरह से कीमती पत्थर, रंग बिरंगे पत्थर, सोने चांदी तांबा पीतल के पानी से यानी वाटर से, मेटलिक वाटर से जब कलर करते हैं, तो इस कला का नाम पड़ा पिटरा ड्यूरा यानी स्टक्को आर्ट यानी पच्ची कारी। इस कला का जन्म इटली है, रोम है, वहां के चर्च की सीलिंग्स और दीवारों पर होती थी। ये कला समय के साथ ईरान में आया, वहाँ के बादशाह लोग महल में सजाते थे बड़े बड़े इन सब में, और ये कला ईरान में जो सीखी थी अशमत बेगम, ये कला को लेके भारत आई। सवाल, नूरजहां या मेहरुनिशा की मां कौन थी? अशमत बेगम। पिता कौन था? एतमादुल्ला मिर्जा गयाश बेगम। भाई दो, एक आसफ खान। पर भाई पे सवाल नहीं आएगा। पहला पति कौन था? अली कुली बेग। नूरजहां का पहला नाम क्या था? मेहरुनिशा। नूरजहां टाइटल उसको किसने दिया? ये जहांगीर से कब शादी की? 1611। अब आई चौथी बीवी, गर्लफ्रेंड रह चुकी थी। अब अगले पॉइंट पर आई। सवाल, पिट्रा ड्यूरा कला ईरान से भारत कौन लेकर आया या आई? अशमत बेगम। एक अशमत बेगम का क्वेश्चन हो गया। अब आइए, जब नूरजहां के पिता यानी अशमत बेगम के पति एतमादुल्ला डेथ करते हैं, तो आगरा में ही उसका मकबरा बनाया जाता है। और मकबरा जो है उसकी मां अशमत बेगम ने बनाई, और ऑब्वियसली पैसे खर्च की होगी, नूरजहां महारानी है तो कहीं कहीं नूरजहां देता है, लेकिन एक्चुअल आंसर अशमत बेगम ने एतमादुल्ला अपने पति का मकबरा आगरा में बनवाई। पहला पॉइंट, ये 100% संगमरमर मार्बल से बना है। पॉइंट क्लियर? और इसमें पिट्रा ड्यूरा का इस्तेमाल हुआ है। पॉइंट क्लियर? अब सवाल, एतमादुल्ला का मकबरा कहां है? आगरा। एतमादुल्ला के मकबरा का निर्माण किसने किया? अशमत बेगम ने। भारत में पहली संपूर्ण रूप से संगमरमर से सुसज्जित इमारत कौन? या मुगलों की पहली इमारत जो फुल्ली डेकोरेटेड विद मार्बल है? एतमादुल्ला का मकबरा। अगला सवाल, भारत की पहली इमारत जहां पिट्रा ड्यूरा का प्रयोग हुआ? एतमादुल्ला का मकबरा। पिट्रा ड्यूरा को भारत कौन लाया? अशमत बेगम। देखा आपने कितने सवाल हैं इसके फैमिली के, नूरजहां के फैमिली के। तो एतमादुल्ला क्लियर, इसकी मां में क्लियरिंग। अब आई एक और सवाल है अशमत बेगम का। शी वॉज द लेडी अशमत बेगम हु इन्वेंट सेंट फ्रॉम रोज फ्लावर पेटल्स। ये वही है जो गुलाब के फूल की पंखुड़ियों से सेंट बनाई। ठीक है, गुलाब की पंखुड़ियों को जब आप बॉयल वाटर में पंखुड़ियों को, पेटल्स को डालेंगे और बॉयल करेंगे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, तो वो गैसियस बॉडी में निकलेगा और फिर एक लिक्विड एसेंस बन जाएगा।
जो गुलाब जल आंखों आंखों में डालते हैं, चेहरे पर लगाते हैं, मालूम ही है आपको। बहुत लोग गुलाब जल में नहाते हैं, तो ये वो है। और सेंट तो है ही। तो गुलाब के फूलों से सेंट का आविष्कार, सेंट का एक ही मतलब है, गुलाब के फूलों से बना हुआ। इसे क्या कहते हैं? इत्र, हिंदी में, मतलब उर्दू या फारसी में इत्र कहते हैं। तो इत्र का आविष्कार किसने की? अशमत बेगम ने। किससे बनाई? गुलाब के फूलों से। और फिर अपनी बेटी नूरजहां को बोली, लो बादशाह सलामत जहांगीर को दो। जहांगीर ने इसका नाम रखा इत्र ए जहांगीरी। तो ये अशमत बेगम है। इतने सारे सवाल हैं। ये उसके पिता मिर्जा गियास बेग एतमादुल्ला, उनके सवाल। अब जरा एक भाई का भी बात कर लें। तो नूरजहां का एक भाई है। ध्यान देंगे बेटा, नूरजहां का एक भाई है जिसका नाम है आशफ खान। समय के साथ वो भी वजीर बना, मंत्री बना। आसफ खान की एक डॉटर, पुत्री थी, और बेटी का नाम अर्जुमंद बानो बेगम। तो आसफ खान की बेटी का नाम अर्जुमंद बानो बेगम, यानी नूरजहां की भतीजी का नाम अर्जुमंद बानो बेगम। नूरजहां शाहजहां को जो है काफी केयर करती थी और अपने गुट में मिलाकर रखती थी। तो नूरजहां सोची कि शाहजहां को अपने रिश्तों में बांधे। तो शाहजहां यानी खुर्रम की शादी नूरजहां के भाई आसफ खान की बेटी अर्जुमंद बानो बेगम से शादी हुई। कब? 1612, 1612 में। बाप ने नूरजहां से शादी की 1611 में, बेटे ने शादी की 1612 में। पॉइंट क्लियर? अब आइए, तो ये शादी हुई। अब जरा गौर फरमाते हैं, ध्यान देना है। अब जब शादी हुई तो शाहजहां ने अपनी इस बेगम को कोई तो नाम देगा। और याद रखिएगा, ये शादी चौथी शादी है। शाहजहां की 7 बेगमों का जिक्र है, 7 वाइफ। चौथे नंबर की थी ये अर्जुमंद बानो बेगम। इसे शाहजहां ने टाइटल दिया, क्या? मुमताज महल। मुमताज महल टाइटल दिया। अब जरा ध्यान देंगे, इसी मुमताज महल के नाम पे ये ताजमहल है, उसका मकबरा है। ठीक है। अब जरा गौर फरमाइए, यहीं पर कुछ बात करते हैं। शाहजहां में कहाँ जाइएगा, शाहजहां यहां आया हुआ है, एक बात फरमा देते हैं। आप भी गौर से सुनिए बेटा। शाहजहां की शादी जो है अर्जुमंद बानो बेगम उर्फ मुमताज महल से 1612 में हुई। और इस शादी के तहत हम देखते हैं, ये लोग फिर देखते हैं कि शाहजहां की ये बीवी, कहते हैं सबसे पसंदीदा, सबसे ज्यादा शाहजहां प्यार इसी को करता, यानी मोस्ट बिलव्ड वाइफ ऑफ शाहजहां मुमताज महल अर्जुमंद बानो बेगम। याद रखना है, शाहजहां की इस बीवी की शादी 1612 में हुई। और ध्यान दें, 1631 में, 1631, 1631 में शाहजहां के 14वें पुत्र को, 14वें संतान को जन्म देते हुए 17 जून 1631 को आज के मध्य प्रदेश के बुरहानपुर नामक स्थान पर प्रसव वेदना से मृत्यु को प्राप्त हुई मुमताज महल, मोस्ट बिलव्ड वाइफ। यानी वह मुगल रानी जो प्रसव वेदना से मृत्यु को प्राप्त हुई, दैट मुगल क्वीन passed away due to labor pain when she was teeming 14th child of Shah Jahan at Burhanpur 1931 17 जून। अब 12 में शादी, 31 में चल बसी। 12 और 31 के बीच वर्ष 19 वर्षों में 14 बच्चों की मां बनी। सोचनीय बात है,
आज के हिसाब से सवाल बनता है, उस जमाने के हिसाब से सवाल नहीं होगा। 14 बच्चों। इन द कोर्स ऑफ टाइम among 40, 7 children passed away and 7 children remained for you people for SSC, UPSC, TGT, PGT, so on। ठीक है, यानी 7 तो समय के साथ मर गए, 7 बच गए आप लोगों के लिए। वो 7 आपके लिए सवाल होते हैं। काश सब मर जाते तो एक भी सवाल नहीं होता, और सब रह जाते तो सोच लीजिए क्या होता। अब वो 7 कौन? 4 पुत्र हुए, दारा शिकोह, औरंगजेब, सूजा और मुराद। ये 4 पुत्र हुए, और 3 बला की खूबसूरत बेटियां, जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा। समझ में आई बात? तो ये 3 बला की खूबसूरत बेटियां हुई। तो 4 और 3 7। समझ में आई? 19 वर्ष के वैवाहिक जीवन, शाहजहां के 14 बच्चों की मां, एंड कंसीडर शी इज मोस्ट बिलव्ड वाइफ। तो क्या बिलव्ड वाइफ का मतलब रिलेशन ही है? ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें। बट चलिए, इस पे हमें डिस्कस नहीं करना, लेट इट गो। समझ में आई बात? तो आपने देखा हमने जो बात की, नूरजहां का फैमिली समझ में आ रहा है। बाप क्वेश्चन है, माँ क्वेश्चन है, भाई भी क्वेश्चन है, और भतीजी जो है अर्जुमंद बानो ग्रेट क्वेश्चन है। समझ में आई बात? ये है आपका। तो ये नूरजहां का परिवार है। अब नूरजहां को उठाइए। नूरजहां वॉज द ज्वेलरी डिजाइनर ऑफ हर टाइम। वो अपने जमाने की मशहूर ज्वेलरी डिजाइनर थी। गहने जेवर डिजाइन करती, उसके डिजाइन जेवर पूरी दुनिया में बिकते। और आज भी मुस्लिम वर्ल्ड में, यूरोपियन वर्ल्ड में, अमेरिकन वर्ल्ड में जो उस जमाने का डिजाइन था, नूरजहां का डिजाइन, वो डिजाइन के गहने आज भी बिकते हैं। सो शी वॉज ए ग्रेट ज्वेलरी डिजाइनर। एंड नॉट ओनली दैट, शी वॉज लाइक रितु बेरी, मनीष मल्होत्रा ऑफ हर टाइम। वो अपने जमाने की बहुत बड़ी कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी, ड्रेस डिजाइनर थी, कॉस्ट्यूम डिजाइन करती थी। तो 2 क्वेश्चन हो गए। शी वॉज द सिंगल मुगल क्वीन हु पार्टिसिपेट इन रूलिंग द एम्पायर। वो साम्राज्य के प्रशासन को संचालित करती, जहांगीर के साथ शासन मिलकर चलाती, हर डिसीजन में वो मौजूद होती थी, एंड समटाइम्स तो एग्रेसिवली पार्टिसिपेट करती थी जहांगीर को साइड करके। शी वॉज ऑल्सो कंसिडर टेकिंग डिसीजन, पार्टिसिपेट इन रूलिंग, ये चीजें। अब समझ में आ गई बात? तो ये है आपकी नूरजहां। अब समझिए, ये 4 बीवियों के होते हुए भी एक गर्लफ्रेंड भी था। किसका? जहांगीर का। तो आफ्टर 4 वाइफ्स देयर वाज ए ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड, एंड शी वाज कोर्ट डांसर, राज दरबार की नर्तकी थी, एंड हर नेम वाज अनारकली। छोड़ छाड़ के सलीम की कली डिस्को चली, आजकल तो गाना भी इस पे बन जाता है। तो अनारकली वॉज गर्ल बॉय, मतलब गर्लफ्रेंड ऑफ जहांगीर, एंड शी वॉज इन्वॉल्व इन अफेयर, एंड जहांगीर वॉज ऑलरेडी, ही वॉज ए ग्रेट प्ले बॉय, प्लेयर था वो। मतलब ये हुआ कि जो अनारकली है उसको मौत की सजा सुनाई गई अकॉर्डिंग टू अकबर। तो इसे लाहौर में शाहदरा में मौत दी गई। कहते हैं दीवारों में चिनवा दिया गया, यानी आप खड़े कर दीजिए और चारों तरफ से दीवार उठा दीजिए और आगे पाट दीजिए, अपने आप दम घुट जाएगा, धीरे 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 मर जाएगा। ये ऐसे हुआ। जरा गौर फरमाइए। अनारकली जब मर गई तो अनारकली का मकबरा रावी नदी तट, शाहदरा, लाहौर, प्रेजेंट पाकिस्तान में जहांगीर ने अपनी गर्लफ्रेंड का मकबरा बनवाया। ओके। जब जहांगीर, वो भी मरा कहां? वहीं पे मरा, लाहौर में ही, कैपिटल भी हुआ करता था टेम्पररी, वहीं मरा। तो नूरजहां ने जहांगीर का मकबरा भी बना दिया, जहां पर
अनारकली उसके थोड़ा हट के जहांगीर का मकबरा। जब नूरजहां मरी तो उसका मकबरा जो है वो अपना मकबरा पहले ही बना ली थी, तो नूरजहां का मकबरा जो है इन दोनों के बीच में, यानी पति पत्नी और वो। और इतना तेज कि भाई सोचिए कि पता नहीं मुर्दों के हिसाब से भी ये कयामत के दिन तक में पता नहीं दोनों क्या कर ले, तो दोनों के बीच में आ गए। यहां अनारकली का मकबरा रेस्टिंग प्लेस और यहां जहांगीर का, और बीच में आ गई कि हम दोनों अलग रहो। तो पति पत्नी और वो तीनों का मकबरा शाहदरा बैंक ऑफ रावी लाहौर पाकिस्तान में है। ये सवाल होता है, और सवाल ये, कितने ऐसे मुगल बादशाह हुए जिनका मकबरा आज इंडिया में नहीं है? तो आपको ऐसे कितने बादशाह याद रखने हैं? दो। वो दो कौन? तो एक तो बाबर काबुल में अफगानिस्तान में, और दूसरा कौन? यू कैन अंडरस्टैंड, जहांगीर लाहौर में। और जो बहादुर शाह जफर बोलिएगा उसका तो मकबरा ही नहीं है, इसलिए म्यांमार रंगून टिक मत लगा दीजिएगा, मकबरा ही नहीं है। दिल्ली में उसके लिए नाम से एक मकबरा बनाया पर खाली है। सोच ये पैदा की गई, सोच ये पैदा की गई कि जब कभी कोई लाश उसकी मिल जाए, कुछ शिनाख्त हो जाए, हड्डियां मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, तो यहां लाके रख देंगे। पर ऐसा आज तक हुआ नहीं है, तो इसका कोई मकबरा नहीं, जो है वो खाली है। मटका पीर के पास बना हुआ है पर खाली है, मैं खुद कह रहा हूं आपको इस बात के लिए। तो चलिए यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया। अब अगले पॉइंट पर तो देखा आपने, ये भी बता दिया। तो अब आपने देख लिया 4 बीवी और एक गर्लफ्रेंड, यहां तक तो समझ गए। अब जहांगीर की अगली बातों पर ध्यान दें। अब अगले बात पर आए। जहांगीर जो है उसके समय में तंबाकू की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया गया, प्रोहिबिशन ऑफ टोबैको कल्टीवेशन इन इंडिया इन हिज एम्पायर। तो एक सवाल बनता है, क्लियर हो गया। अब आइए, जहांगीर जो है इस्लामिक वर्ल्ड में अच्छा शासक माना जाता है, ठीक है, और उसने एक स्वर्ग की कल्पना, देवता तुल्य कल्पना अपने आप को करता है, और उसने आगरा के सिकंदरा स्थित अपने पिता अकबर का मकबरा तैयार किया, जो बौद्ध शैली में डिजाइन आर्किटेक्चर्स खुद अकबर देके गया था, निर्माण किया जहांगीर। एक पॉइंट कंस्ट्रक्शन में एक पॉइंट हो गया। सिकंदरा स्थित बौद्ध शैली 3 मंजिला। तो अकबर का मकबरा किसने बनाया? जहांगीर। अब जहांगीर ने जो फतेहपुर सीकरी में सलीम चिश्ती की, जिसके आशीर्वाद से ये पैदा हुआ था, उसका मकबरा जो है जामा मस्जिद के प्रांगण के भीतर लाल बलुआ पत्थर से अकबर ने बनाया था। इसने क्या किया, अब उसको डेकोरेट किया और ब्यूटिफिकेशन के तहत अब उसे संगमरमर से सजा दिया। सवाल पूछता है कि सलीम चिश्ती की दरगाह को किसने मार्बल से सजाया? तो जहांगीर। ये भी क्लियर हो गया। अब जहांगीर के संदर्भ में अगले पॉइंट पर आइए। जहांगीर 1605 से 1627। जहांगीर जब मरा तो उससे पहले एक घटना को ध्यान में दीजिए। महाराष्ट्र में शिवनेर दुर्ग में 19 फरवरी 1627 को छत्रपति शिवाजी का जन्म हुआ। समय के साथ वो राजा बने और उनके दरबार में बहुत सारे लेखक भी थे। तो उनके एक लेखक जो है शंभु विजय थे, उन्होंने लिखा कि जब छत्रपति शिवाजी पैदा हुए तो मुगलों पर बिजली गिरी। क्योंकि ये 27 में पैदा हुए, इनके पैदा होने के बाद जहांगीर की मृत्यु हुई। तो इसको कहते हैं जब शिवाजी पैदा हुए तो मुगलों पर बिजली गिरी। यूपीएससी का पूछा हुआ सवाल है हिस्ट्री का। चलिए पॉइंट क्लियर। अब आइए,
1605 याद है ना? 1600 ईस्वी में जब अकबर का समय था, तो अकबर का समय के तहत देखें तो कौन थे चौथे गुरु? रामदास, जिसे अकबर ने 500 एकड़ जमीन डोनेट किया था, जिस पर अमृतसर मंदिर है। इनके समय में कौन से सिख गुरु थे? अर्जुन देव। और छठे को जेल में दिया और फिर छुड़ा के ले गया। तो अब जरा समझिए, 1611 में नूरजहां से अपनी शादी की, 1612 में बेटा शाहजहां ने शादी की नूरजहां की भतीजी अर्जुमंद बानो बेगम से। अब ये सभी लोग हनीमून के लिए चल दिए। जहांगीर, पत्नी नूरजहां, शाहजहां बेटा, और पुत्र वधू अर्जुमंद बानो यानी मुमताज महल। तो बाप मां भी है, बेटा बहू भी है। समझ में आई बात? अब आइए, आशफ खान वजीर है। तो आसफ खान की स्थिति को देखिए। बहन नूरजहां है तो जहांगीर हो गया जो बादशाह है, क्या हो गया? जीजा जी। तो जहांगीर का ये शाला है आसफ खान, और आसफ खान की बहन के थ्रू से हुआ। और आसफ खान की जो बेटी अर्जुमंद बानो है, वो शाहजहां है उसका पति। तो इस तरह से देखें तो शाहजहां का ये ससुर है, और जहांगीर का साला है, मुगल का वजीर है। इसकी स्थिति को देखिए। और जब राजा चलता है तो बहुत सारे जाते हैं, और भी रानियां सब जाती हैं जो भी है, या वही गई हनीमून के लिए। ये लोग हनीमून के लिए कहाँ गए? कश्मीर, श्रीनगर गए। रास्ते में सिख विद्रोह होगा। सिख तो क्या करे? तो हरि राय को निकाला और दोस्त बनाया, कहा चलो मेरे साथ, और पंजाब से ही तो आप जाएंगे कश्मीर, तो पंजाब की धरती, तो इसलिए साथ ले लिया ताकि ढाल बना रहे। ये लोग श्रीनगर, कश्मीर की वादियों में पहुंचे, और जहांगीर ने कश्मीर की वादियों को देखकर ये कहा फारसी जबान में, अगर फिरदौश बा एरो जमी अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्तो। यानी अगर फिरदौश इस जमी पे कहीं भी स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। अगर फिरदौश बा एरो जमी अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्तो। अर्थ समझ गया? फारसी जबान। सवाल आपसे, कश्मीर को धरती पर स्वर्ग किसने कहा? जहांगीर ने कहा। समझ में आई बात? यही सवाल है। अब ये कहां? डल झील के पास रहने लगे। अब पास रहे, कुछ पल बिताए, कुछ दिन बिताए। अब उन लोगों ने सोचा बाग बगीचे लगाता हूं। तो याद रखिएगा, एक बगीचा जहांगीर ने प्लांट करवाया और नाम रखा शालीमार बाग। तो बेटा शाहजहां ने कहा पापा मैं भी लगाऊंगा बगीचे। तो चलो भाई तुम भी लगा लो। तो बेटा ने जो बाग लगाया उसका नाम रखा क्या? चश्म ए शाही। तो बाप ने जो बगीचे प्लांट किया, फलों का भी था, एप्पल उप्पल फूल फाल सब कुछ था। तो बाप ने जो बगीचा लगाया शालीमार बाग, शाहजहां ने जो लगवाया चश्म ए शाही, जिसमें झरने भी हैं, स्रोते भी हैं। तो फिर आशफ खान जो था कबाब में हड्डी, उसने कहा क्या? मैं भी लगाऊंगा। कहा तू भी लगा ले। तो उसने भी एक बगीचा डेवलप करवाया, नाम रखा निशात बाग। आज भी निशात बाग के आसपास हनी बी फार्मिंग बहुत होता है, और एक ब्रांड आता है हनी का, निशात बाग हनी। जो नजफगढ़ वाले हैं, दुकान में जाइएगा मिल जाएगा। तो ये चीज है। तीन बगीचे हुए, तीनों इंटरकनेक्टेड है। जैसे तीन पोर है ना, एक दो तीन, तीनों इंटरकनेक्टेड है। और ये तीनों कहां है? तीनों कहां है? तो डल झील के किनारे, जाखम हिल्स के नीचे। ठीक है, शंकराचार्य मंदिर है जाखम हिल्स पे। तो जाखम हिल्स के नीचे, डल झील के किनारे, और ताज होटल के पीछे। ये करीब 1.5 किलोमीटर में फैला ये तीनों बगीचा है। शालीमार बाग, निशात बाग, चश्मे शाही, तीनों को इकट्ठा आप कहते हैं मुगल गार्डन। क्या कहते हैं? मुगल गार्डन। तो वेयर इज मुगल गार्डन? इन श्रीनगर, कश्मीर वैली, बैंक ऑफ डल लेक। ठीक है, फुट हिल्स ऑफ जाखम हिल्स। समझ में आई बात? अब सवाल,
तो सर ये राष्ट्रपति भवन के भीतर मुगल गार्डन कैसा है? इट इज रेप्लिका, ये उसका प्रतिरूप है। लॉर्ड इरविन ने इसको डेवलप किया मुगल गार्डन को देख के। व्हेन द क्वेश्चन इज वेरी क्लियर, वेयर इज मुगल गार्डन सिचुएटेड? इफ देयर इज श्रीनगर और कश्मीर, टिक टिक लगा दीजिए। व्हेन द क्वेश्चन इज दैट वेयर इज मुगल गार्डन इन दिल्ली, दिल्ली में मुगल गार्डन कहाँ है? प्रेसिडेंट हाउस। ओके, तो ये है आपका रियल मुगल गार्डन। समझ में आया मुगल गार्डन? तो ये था बेटा, पॉइंट क्लियर। चलिए बैक होते हैं, अब आते हैं दूसरी चीजों पर। जहांगीर ने जो इलाहाबाद में लाल किला था, उसमें जो अशोक के स्तंभ अकबर ने स्थापित किए थे उखड़वा करके, उस पर उसने अपने 12 स्टेट ऑर्डर जहांगीर ने लिखवाए। कितने? 12 स्टेट ऑर्डर, 12 राज्य आदेश, जिस पर समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति भी लिखा है। और उसी पर अशोक के भी अभिलेख हैं। अशोक के अभिलेख क्या है? मेरी पत्नी करुवकी और उससे उत्पन्न मेरा पुत्र तीवर जो भी दान पुण्य करे वह उनके व्यक्तिगत दान समझे जाए। देयर इज समथिंग गोइंग रॉन्ग। और समुद्रगुप्त ने क्या, उसके विजय अभियान को हरिसेन उसका कवि ने लिखवाया, नोन ऑल्सो हरिसेन प्रशस्ति। एंड लेटर ऑन इन मुगल जहांगीर डिपिक्टेड ऑन 12 स्टेट ऑर्डर्स, 12 राज्य आदेश। तो वन पिलर और देयर आर 3 टाइम ऑफ हिस्ट्री रिलेटेड। अब आइए, जहांगीर ने आगरा के लाल किले में, आगरा के यमुना नदी के किनारे अपने महल में 400 मन गोल्ड का इस्तेमाल करके, 400 मन गोल्ड का इस्तेमाल करके जंजीरें बनवाई। और जंजीरों में जगह जगह घंटियां, बेल्स लगवाए। उस टाइम में एक मन 25 किलो का होता था। आज 40 किलो का होता है, उस टाइम में 25 किलो। और दिल्ली सल्तनत के समय 15 किलो एक मन। तो 25 किलो के हिसाब से एक मन, तो 400 मन गोल्ड का इस्तेमाल करके गोल्डन चेन, सोने की जंजीर बनाया, जगह जगह घंटियां। और इसे नाम दिया द चेन ऑफ जस्टिस, उनकी भाषा में न्याय की जंजीर, ये नाम दिया। चेन ऑफ जस्टिस का यह न्याय की जंजीर। मकसद, जो भी हमारे दरबारी हैं, जो भी हमारे नागरिक हैं, जो प्रजा है, उसको किसी भी प्रकार का कष्ट है, आप आइए, घंटी बजाइए। ये जो देवता रूपी जहांगीर है संज्ञान लेगा, इग्नोर लेगा, आपकी समस्या का हल करेगा। जैसे हम देवी देवताओं के द्वार में जाके घंटी बजाते हैं ना, चाहे माँ दुर्गा हो, शिव हो, और यही तो कहते हैं, जगाते हैं घंटी बजा के, हमारा देखिए एसएससी क्लियर नहीं हो रहा है, टीजीटी अटका हुआ है, डीएसएस भी कुछ नहीं कर पा रहा है, केवीएस निकाल दीजिए, नहीं आईएएस क्लियर करवा दीजिए। तो वही कॉन्सेप्ट लेके आया, आई एम द गॉड लाइक सिचुएशन। तो न्याय की जंजीर लगाई, सारे अंग्रेज लूट कर ले गए, न्याय की जंजीर। समझ में आई? कहां लगाया? आगरा में। कहां? यमुना के किनारे। कितना मन? 400। ये है आपसे, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, तो इस तरह से वो लगाया कि उसका एक चेन गंगा के पास और एक चेन लगता है जैसे स्वर्ग की ओर जा रहा है, यानी ईश्वर से अनुभूति करवा रहा है, यानी गॉड हमारे साथ है। मैंने पहले ही बताया ना, तो ये चीज है। अब अगले पॉइंट पर आइए। 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पहली बार आई। ईस्ट इंडिया कंपनी का जन्म तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हो गया, पर इंडिया आई 8 में। शासन में है जहांगीर। सूरत बंदरगाह ऑलरेडी जहांगीर का है, मुगल एम्पायर का हिस्सा है। सूरत पोर्ट वेस्टर्न कोस्ट पे। तो याद रखिए, 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी हेक्टर नामक जहाज से, जिसका कैप्टन विलियम हॉकिंस था, सूरत बंदरगाह पर आया और सूरत बंदरगाह पर एक कोठी स्थापित की। कोठी, उस कोठी की स्थापना करने के बाद ये जहांगीर के दरबार में 1609 में एंट्री लिया।
ठीक है। और 1611 तक रहा। 1608 से भी 11 लोग कह देते हैं, तो 1608 से 11 तक रहा। और विनती किया कि जो हमने वहां पर छोटा सा गोडाउन बनाया है उसको रिकॉग्नाइज कर दीजिए, आपका स्टेट है, मान्यता दे दीजिए, हम आपके साथ व्यापार वाणिज्य करेंगे। जहांगीर ने विलियम हॉकिंस के इस कोठी को मान्यता नहीं दी, रिकॉग्नाइज नहीं किया, पर विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी, टाइटल्स ऑफ इंग्लिश खान। पॉइंट क्लियर? ये उपाधि दी। पॉइंट क्लियर? अब आइए, समय के साथ 11 में चला गया। अब याद रखिए, जहांगीर यहां शासन कर रहा है, उस वक्त इंग्लैंड में इसका समकक्ष, समकालीन शासक कौन है? तो उस टाइम इंग्लैंड का जो रूलर है उसका नाम है जेम्स फर्स्ट। क्या नाम है? जेम्स फर्स्ट। जेम्स फर्स्ट का राजदूत बनकर सर टॉमस रो अब आगरा दरबार में आता है 1612 में, और 15 में लौटेगा, 3 साल यहां रहेगा। तो जेम्स फर्स्ट, किंग ऑफ ब्रिटेन, हु वॉज काउंटर पार्ट ऑफ जहांगीर, हु सेंड हिज एनवॉय, एम्बेसडर, एनवॉय दूत कहिए, भेजा इन द कोर्ट ऑफ आगरा जहांगीर, और रिक्वेस्ट वही कि हमारी कोठी जो सूरत में है उसको मान्यता दे दीजिए। 8 में स्थापित किया था, हॉकिंस को तो मान्यता दिया नहीं, चला गया, अभी आया। तो अब जहांगीर ने समझा कि अब राजा का दूत आया, तो अब बराबर की बात हुई ना। तो अब बराबर की बात हुई तो सीधा सा मतलब क्या हुआ कि हाँ, अब रही बात, इक्वल लेवल पे आया, तो मान्यता दे दिया। कब दिया? वो 1613 में। तो सूरत की कोठी अंग्रेजों ने स्थापित की थी कब? 8 में, 1660। उसे रिकॉग्नाइजेशन कब मिला? 1613। और टॉमस रो को नवाब की उपाधि भी दिया और 200 का मनसब भी प्रदान किया, मनसबदारी व्यवस्था भी प्रदान की। विलियम हॉकिंस कैप्टन था उस हेक्टर नाम के शिप का, और ये 7 करोड़ का सवाल था केबीसी में, 7 करोड़ का सवाल कि उसका कैप्टन कौन था? विलियम हॉकिंस। तो ये चीज है। चलिए अगले पॉइंट पर आइए। तो ये दोनों को समझ गए, मानता मिल गया, तो याद रखिएगा, 8 में स्थापित, 13 में मानता। फिर टॉमस रोड चला गया। तो ये भी हुआ किसके समय में? जहांगीर के समय में। तो यहां तक सवाल बन गया आपका। अब अगले पॉइंट पर आइए। अब अगला पॉइंट क्या है? तो जहांगीर का ये भी क्वेश्चन देख लिया, ये भी क्वेश्चन देख लिया। अब जहांगीर के संदर्भ में क्या क्वेश्चन बनता है? तो जहांगीर के दरबार में बहुत अच्छे अच्छे चित्रकार थे। उसमें एक मंसूर था। मंसूर पक्षियों का चित्र बहुत अच्छा बनाता। उसने एक साइबेरियाई सारस का चित्र बनाया है। सारस को हम लोग इंग्लिश में क्रेन कहते हैं। क्रेन, क्रेन मतलब बगुला भी होता है, स्वान मतलब हंस होता है। तो साइबेरियन क्रेन का चित्र बनाया जो बहुत रियलिस्टिक है। और यही आपसे पूछता है कि मुगल काल का साइबेरियन क्रेन का चित्र किसने बनाया? तो पक्षी चित्रकार मंसूर ने बनाया। ठीक है। एक था बिशन दास। ठीक है। बिशन दास वो क्या करता था? रूप चित्र बना, जैसे हम है ना, तो हमारा चित्र बनाना, रूप मतलब चेहरा, तो इंसानी चित्र, रूप चित्र बनाता था। रूप चित्र को फारसी भाषा में शिबह कहते हैं, शिबह। और मुरक्का मतलब एल्बम होता है। कलम का मतलब कुची होता है, कुची यानी कलम, मुरक्का एल्बम। शिबह मतलब रूप चित्रकला। ठीक है। तो रूप चित्र बनाता था। तो जहांगीर के समय में ईरान का जो राजा था उसके यहाँ कोई अच्छा चित्रकार नहीं था, रूप चित्रकार। तो उसने जहांगीर को मैसेज दिया कि तुम्हारा जो चित्रकार विष्णु दास तो नहीं, बिशन दास है, उसको भेज दो, हमारे परिवार का चित्र बना देगा। तो बिशन दास को जहांगीर ने ईरान के शाह के दरबार में भेजा कि उन लोगों का रूप चित्रण कर दो, और उन्होंने कर दिया। तो ये सवाल होता है, अब फिर अपना आ गया। तो बिशन दास और मंसूर, इन दोनों को 2 टाइटल दिया था, खिताब दिया था जहांगीर ने। एक को दिया नादिरुल अस्त्र और एक को दिया नादिर उल जमा। तो मंसूर को नादिर उल अस्त्र यानी कूची में प्रवीण, एफिशिएंट इन कलम, और जो बिशन दास है उसको दिया नादिर उल जमा, जमाने में अद्भुत, अनप्रेसिडेंटेड। ये टाइटल खिताब दिया। तो समझ में आ गई बात? तो मुगल चित्रकला भी समझ गए, ये भी समझ गए, जो मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आने की संभावना है ये भी आप जान गए। पॉइंट क्लियर हो गया? याद रखिए। अब शाहजहां पर बात
चित्तौड़ अक्सर बगावत कर देता था। तो जब 1620 में 18 में चित्तौड़ को जीता गया, चित्तौड़ को जीतने के लिए इसने खुर्रम को भेजा, यू हैव टू गो। खुर्रम ने अपने नेतृत्व में चित्तौड़ को जीत लिया। अब बोला कि अब तुम जाओ साउथ इंडिया, अहमदनगर को जीतने। अक्सर बगावत करते थे और जीतना होता था। तो साउथ इंडिया जो भेजने लगा, तो चित्तौड़ को जीतने के बाद और साउथ इंडिया भेजने से पहले खुर्रम को टाइटल दिया जहांगीर ने, शाहजहां। तुम शाह हो, यानी शासक हो, राजा हो इस जहान के। तो खुद जहांगीर, जहां का मालिक, और बेटे को डाल दिया शाहजहां। तो खुर्रम को शाहजहां का टाइटल उसके पिता जहांगीर ने दिया था, जोध, ठीक है, चित्तौड़ को जीतने के बाद और दक्षिण भारत को जीतने से पहले। ये चीज 1622 में कंधार जो किला था मजबूत, वो मुगलों के हाथ से चला गया। क्योंकि शाहजहां को कह रहा था तुम जाओ, नूरजहां ने सोचा कि शाहजहां को आगे बढ़ा देंगे, जो मरे जिए जो भी हो दूर हो जाएगा, और इधर ये बीमार पड़ा रहता है जहांगीर, हम अपने बेटे को, मतलब अपने दामाद को गद्दी पर बैठा दें। लेकिन जैसा कि जानते हैं, दामाद तो शराब पी पी के मर गया, तो मोह खत्म हो गया नूरजहां का। लेकिन पहले ही चाहती थी। शाहजहां ने कहा कि मैं जाऊंगा कंधार, लेकिन मेरे पसंद के सैनिक होने चाहिए। ये वाला जो सैनिक है खाने जहां तेलंगानी, खाने जहां लोधी वाला, वो हमें दिया जाए। वो सबसे ताकतवर फौज थी, उसको साथ लेके चलता और बगावत के लिए जानी जाती थी। नूरजहां ने कहा ये नहीं होगा, नहीं दिया। तो बोला मैं नहीं जाऊंगा। तो इस तरह से 1622 में ईरान के शफवियों ने, यानी ईरान के शाह ने जीत लिया कंधार, जिसको गेटवे ऑफ सेंट्रल एशिया कहते हैं। तो इस तरह से कंधार का निकल जाना मुगलों के पतन का एक आरंभ मान लिया जाता है कि एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी हाथ से निकल गई। पॉइंट क्लियर? चलिए अब बात को आगे चलते हैं। तो यहां तक समझ गए, कंस्ट्रक्शन वर्क, पर्सनल लाइफ, ये सब समझ गए, चित्रकला से संबंधित हो गया। तो ये आपका जहांगीर है, ठीक है। तो जहांगीर के लिए ये रखा जाए। अब जहांगीर के बाद क्या होगा? शाहजहां। तो शाहजहां की बात करेंगे, लेकिन कल करेंगे, आज संभव नहीं। तो शाहजहां की बात कल। आज के लिए यहीं पे विराम दे दीजिए बेटा, यहीं खत्म कर दीजिए। तो नेक्स्ट क्लास शाहजहां की होगी। और ध्यान देंगे, जो मैं बता रहा हूं सवालों का गुच्छा है, बंच ऑफ क्वेश्चंस इन डिफरेंट एग्जामिनेशन, समवेयर्स कॉम्प्लिकेटेड वे, समवेयर्स इज वेरी सिंपल स्टोरीज, सिंपल क्वेश्चन। हमेशा तैयार रहिए, ठीक है। थैंक यू।